उसको रोकोगे कैसे? सर मैं इस चीज में कहता हूँ कि दिस इज ऑल सोसाइटी बिलीव। इसमें मैं खड़ा होकर बोलूँ रोक दो नशे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तुम्हें उसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। तो लोगों को खुद, कोई भी लोग होते हैं खुद एजुकेट हो जाते हैं। मैं आपको डेटा दूं, फिर आप कहीं वो डेटा दूं। हाँ। भारत में हर साल 2.5 लाख लोग मरते हैं टबैको की वजह से, और इस मौत के जिम्मेदार है शाहरुख खान। मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्चा गुटखा खा रहा है, उससे कहा गया एक रिपोर्टर ने कि बेटा गुटखा खा रहे हो इतनी कम उम्र में, 11 साल का बच्चा, मर जाओगे। जब शाहरुख खान नहीं मरवे किया तो हम कहे मरेंगे। तो उसका बिलीव देखिए कि शाहरुख भाई गुटखा खाते हैं और स्मार्ट दिख रहे हैं, आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो गुटखे का ऐड कर रहे हैं। और ऋतिक रोशन भी गुटखे का ऐड कर रहे हैं, अजय देवगन भी गुटखे का ऐड कर रहे हैं। भले सैरोगेट एडवर्टीजमेंट है, आप इलायची बेच रहे हो, पर आपको तो पता है कि आप क्या बेच रहे हो। 11,000 करोड़ की नेटवर्थ है शाहरुख खान की, और 30 करोड़ के ऐड के लिए तुमने 2.5 लाख मौतों की व्यवस्था कर दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है। आलिया भट्ट शुगर नहीं खाती पर स्लाइस का ऐड करती है। शिल्पा शेट्टी नूडल नहीं खाती पर नूडल का ऐड करती है। तो आप एज अ सेलिब्रिटी जब देश को खुद ही अंधकार में झोंकने के लिए लगे हुए हैं, तो फिर लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो उसमें समस्या क्या है? देखो मैं वो उसके बारे में नहीं बोल सकता, मैं अजय देवगन के बारे में, क्योंकि जुबां केसरी। But your point is very apt कि I think this becomes a moral responsibility कि, और हम लोग उनको कंडेम करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर हो, मुझे ना जो लोग कंटेंट बनाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कंडेम कर रहे हैं किसी चीज़ को जो चीज़ सोसाइटी के लिए गलत है। इस टाइम पे ना मैंने देखा कि कुणाल कामरा जी ने रणवीर अलावादिया है जो पॉडकास्ट करते हैं बियर बाइसेप्स करके, बहुत बड़ा चैनल है उनका, किसी दिन हम उनको क्रॉस कर जाएंगे। तो कंडेम किया उन्हें, आपने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा? इस बारे में अच्छा, कि स्टार्ट ऐसे हुआ कि कुणाल कामरा ने कुछ ट्वीट किया रणवीर के लिए कि ही इज फेक, he should stop podcasting and all and come out in the real form. He's a very spiritual guy, he's not a spiritual guy, and blah 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 blah. So this is Kunal Kamra's take कि तुम फेक हो, ये है वो है। I thought आपको पता होगा इसके बारे में। नहीं, मैं बहुत अवेयर नहीं, हम फोन पे बात करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल। पर मैं कुणाल कामरा और इन दोनों के काम से अवेयर हूँ, मैंने इन दोनों का काम देखा है। पर मैं रणवीर को सिर्फ इसलिए बुरा नहीं कह सकता कि वो खाली पॉडकास्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग नहीं करता, यार उसका वो मजा है, करने दो। जो मेरा काम है मैं उस पर थोप नहीं सकता, और जो उसका काम है वो मुझ पर थोप नहीं सकता। हम सबके डायमेंशंस अलग हैं, पर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है उतनी मेरी है। अगर वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, सवाल करने में क्या बुराई? कुणाल कामरा को अगर 4 लोग बायस थे तो मैं उनसे लड़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कामरा फैन नहीं, मैं उसकी 10 बातों का सपोर्ट करता हूँ जो उसने अच्छी की, और उसकी 4 बुरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझसे फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज टू एवरीवन जो कंटेंट बना रहा है। कोई राइट विंगर भी हो सकता है, जो हो सकता है कांग्रेस के किसी बहुत वैलिड पॉइंट पर क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं झगड़ा करने के लिए कहता हूँ, मैं कांग्रेसी थोड़ी हूँ, मैं उसको भी सपोर्ट करूंगा कि भाई ठीक बात कह रहा है, तो इमरजेंसी में गलत हुआ है और नहीं ऐसा होना चाहिए। उतना एक्सट्रीम इंदिरा जी ने कर दिया तो मोदी जी को भी एक रोड मैप मिल गया, और आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो आने वाली पार्टियों को रोड मैप देकर के जा रहे हैं। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल आदमी के सपोर्ट में लड़ने को तैयार नहीं हूँ, मैं मास नंबर की बात, द बिगेस्ट नंबर इज द बिगेस्ट हैप्पी। आपको क्या लगता है आफ्टर मोदी who will be the prime minister of India? You think anyone has that capacity? कैपेसिटी आप में नहीं, ऐसे नहीं, में नहीं, we haven't proved our blood sir, मैं बताता हूँ, आपने प्रूव नहीं किया अभी तक कुछ। जैसे मैं कह लो प्रोपेगेंडा कर लो, कुछ भी कह लो, मोदी जी ने खुद को प्रेजेंट किया कि ही इज अ टी सेलर, हाँ, चाय बेचने वाला बच्चा जो स्कूल जा रहा था और गलती से उसका बैग एक झील में गिर गया, बोला तो सड़क के पास झील नहीं होती, और उस झील में मगरमच्छ थे, फिर वो उस झील में कूदा और मगरमच्छ से अपना बैग ले आया, फिर वो पूरा वर्ल्ड घूमा, और फिर वो तपस्या करने के लिए हिमालय में चला गया, फिर वो आके पीएम बन गया, और इस बीच उसने भिक्षा भी मांगी। तो आप तो उससे बेटर कंडीशन में, अब आपको क्या प्रूफ करना है? एटलीस्ट आपने भिक्षा तो नहीं मांगी,
मैंने मान सेल्फ सस्टेनेबल। आपके ख्याल से बीजेपी या फिर कांग्रेस में कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो पीएम की पोजीशन ले सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि तीसरा फ्रंट नहीं बनने दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है यार इंडिया को ना एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है बहुत। अरे आई लव यू फॉर सेइंग दिस। ये बात शायद हम डिस्कस कर रहे थे कि उसका रीजन ये है कि एक तो मेल ना बहुत इगोइस्टिक होते हैं, हर मेल नहीं, पर जैसे अब ना इंडिया को एक ब्यूटी की जरूरत है। फेमिनाइन ब्रिंग्स ब्यूटी। हाँ, एक ब्यूटी और एक अरेंज सिस्टम। हाँ, जैसे इंदिरा जी ने सिस्टम को काफी हद तक अरेंज किया था, नो डाउट बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर मैं चाहता हूँ ना कि फीमेल कम से कम 10 साल इस देश को चलाए, और उस 10 साल में ना जो काम नहीं हो पाए, जैसे मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर के उनका कोर्ट डिनाई कर दे रही, क्योंकि मोदी जी या कोई मेल पॉलिटिशियन कभी इस प्रेशर से गुजरेगा नहीं। बीवी के साथ इनका रिलेशन बहुत कम रहा, हालांकि मैं पर्सनल चीजों पे नहीं जाना चाहता, पर वो इस चीज को नहीं समझ पाए। और देश का सबसे बड़ा स्टेट के सीएम के पास भी फैमिली नहीं है, तो एक वो टच मिसिंग है कि हाउ टू मैनेज वुमेन, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जब एक वुमेन आएगी ना पावर, तो मुझे लगता है काफी हद तक इस देश की 50% कैपेसिटी जो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, जो सिर्फ बोझ बन जा रही है क्योंकि उसको कुछ करने नहीं दिया जा रहा, वो भी जब इस रनिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगी तो हम दो गुनी रफ्तार से दूर। तो अब बहुत देख लिया, मतलब हमने ये कल्चर, कोई फीमेल आए जो 5 साल इस देश का प्राइम मिनिस्टर चलाए, इंडिया में कोई एक डिफेंस मिनिस्टर भी फीमेल बने, ताकि ये बैरियर टूटे कि डिफेंस मिनिस्टर फीमेल है तो देश कमजोर हो जाएगा। ये सब जब थोड़ा नॉर्मलाइज होगा और मजा है। मतलब व्हाई ऑलवेज मोदी एंड राहुल, इससे बियॉन्ड भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। हाँ। नहीं यार नहीं। नहीं, मैंने पहली सीएम देखी है जो 29 साल के बाबा की, बाबा भी क्या, मतलब शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी आरती उतार रहे हैं। मतलब जो आदमी मुझसे भी 1 साल छोटा है वो बाबा है। और जो मतलब मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ कि जैसे प्रेमानंद महाराज, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो बहुत ज्यादा कास्ट ओरिएंटेड बातें नहीं करते, 100 में से एक आधी गलत बात कर दी, और वो प्रेम करना सिखाते हैं। उनके पास कोई पॉलिटिशियन नहीं जाएगा क्योंकि उसका मोटिव नहीं सिद्ध हो रहा, क्योंकि वहां से वोट नहीं मिलेगा। वोट तो मिलेगा लेकिन आप जो बात करने जाएंगे वो बात पूरी नहीं होगी। और एक 29 साल का लड़का जिसकी हनुमान जी से फोन पे बात होती है ऐसे ऐसे करके, मतलब कैसे हाथ में कोई बटन दबा के कैसे नंबर डायल कर सकता है। आप मेरे साथ ऐसा करो, मैं आपको पागल कहूँ, और मैं करूंगा तो आप भी मुझे पागल करो। और उस पागलपन को लोग स्पिरिचुअलिटी कह के सेलिब्रेट कर रहे हैं, सीएम आरती उतार रही हैं, और वो कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब जिसने खुद हिंदुत्व नहीं पढ़ा होगा, बैठ के अगर अच्छे से संवाद कर ले तो उससे ज्यादा संस्कृत मैंने पढ़ी होगी, विद्या भारती संस्थान का पढ़ा हुआ 12 साल, और 1 घंटे सुबह केवल हम सरस्वती पूजा ही करते थे स्कूल। लेकिन अब मतलब मूर्खता का सेलिब्रेशन जब होने लगता है ना, तब थोड़ा बुरा लगता है। ये देश एपीजे अब्दुल कलाम जैसे आदमी को प्रेसिडेंट बना रहा था, मनमोहन सिंह जैसे लोग थे, और कितने खूबसूरत आर्टिस्ट थे, बिस्मिल्लाह खान साहब। अब किसके फैन हैं लोग? एलविश यादव, दक्ष चौधरी एक दल चलता है जो गौ रक्षा दल, जो गाय की रक्षा करता है, हालांकि उसके अपने घर में गाय नहीं है, लेकिन जो बाहर गाय हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। खुद गाय नहीं पाली है तो वो मतलब गाय को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, मतलब जैसे आप अपनी गाय को, लेकिन वो एनिमल प्रोटेक्शन तो ठीक है ना सर? हाँ, प्रोटेक्शन ठीक है, लेकिन मैं आपसे एनिमल प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मार दूं जान से, तो आप, मैं मूर्ख हूं? ठीक है। एनिमल प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन क्या भाई, तू खिला दे यार, अगर तुझे लग रहा है कि गाय बहुत बीमार है, लेकिन तुम मुझे मारो कि तुम यार अपनी गाय को खाना नहीं खिला रहे हो, ये मूर्खता है, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। Sir, what do you think of RSS? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो देश में 0% टैक्स का योगदान, तो हजारों स्कूल चला रही है, सेवा की बात करती है, टैक्स नहीं। मोहन भागवत को वही सिक्योरिटी मिली हुई है जो देश के गृह मंत्री को, 15,000 करोड़
16,000 करोड़ एक साल का सिक्योरिटी पर खर्च है, 15 करोड़ 16 करोड़, यानी पर डे का 3 से 4 लाख। तो पैसा देश की आम पब्लिक का है और एक सरकारी पद पर ना रहते हुए व्यक्ति को आप इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ऐसे संस्थान का योगदान पर सवाल किया जाना चाहिए। नहीं, आपने सिर्फ उस एक इंसान के बारे में बताया जो उसको हाँ। चला रहा है, हाँ, लेकिन मैं पूरी संस्थान की संस्था बात ही नहीं, जो हेड है आरएसएस का, सिक्योरिटी इसको मिली, मोहन देखो, भागवत को नहीं मिली, वो आरएसएस के हेड है इसलिए मिली। हाँ एग्जैक्टली राइट, तो अगर वो उस पद पे नहीं रहेंगे तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। आरएसएस का योगदान क्या है, मुझे ये कोई बता ही नहीं पाया। आरएसएस ने बहुत जगह हेल्प किया, फ्लड्स के टाइम पे हेल्प किया है। जब कश्मीर में एक लड़ाई हुई थी, जो वहाँ के प्रिंस थे उस टाइम पे, उनको बचाया था, तब तक आर्मी नहीं आई थी, उन्होंने रोक के रखा था। राजा हरि सिंह, हाँ हरि सिंह को। और उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं नहीं नहीं, ये आपको जो हिस्ट्री जिस भी किताब से है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, हर किताब को पढ़ने का कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको दो पार्ट्स डिवाइड करते हैं, टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल। ठीक है। आरएसएस तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जब राजा हरि सिंह के ऊपर हमला, ऑन रिकॉर्ड, ये संगठन रजिस्टर्ड नहीं था। ये कुड बी। गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, ये बात सरदार पटेल ने कही थी, जिसको प्रधानमंत्री बनाने की मांग मोदी जी ने की। सरदार पटेल इसका मतलब गलत तो नहीं बोल रहे थे, उस वक्त के गृह मंत्री थे। आरएसएस का एजेंडा था हिंदू कम्युनिटी बिल्ड, राइट। नेहरू का विरोध इसी सिस्टम पर हो रहा था। नेहरू हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, जिसमें लड़कियों को अधिकार मिलता, प्रॉपर्टी, विधवाओं को दूसरी शादी का अधिकार मिलता, जो हिंदू आइडियोलॉजी के खिलाफ था। तो नेहरू के अगेंस्ट चुनाव लड़े करपात्री जी महाराज, संत थे, और आरएसएस की बैटिंग थी अच्छी। बाद में सक्सेसर बने थे आरएसएस के। हाँ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पे जाता हूँ कि आरएसएस ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया? दे आर अगेंस्ट द गांधी, दे आर अगेंस्ट द नेहरू, दे आर अगेंस्ट द पटेल आल्सो, दे आर अगेंस्ट द जिन्ना आल्सो, दे आर अगेंस्ट द सुभाष आल्सो। तो व्हाट आर दे डूइंग एट दैट? नहीं नहीं नहीं, अब हम दोनों ने शायद अलग अलग पढ़ा है सर, ठीक है। देवर बताइए, देवर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में। मैं हिस्ट्री का बंदा नहीं हूँ, बट मैंने किताब के अंदर ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, मेरे को पढ़ने का शौक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ। हाँ, गांधी जी इस मूवमेंट को शुरू करते हैं, गांधी जी मूवमेंट को लीड करते हैं, और आरएसएस उनके साथ थी। आरएसएस के पास ऑप्शन क्या था 1942 तक आते हैं? एक मिनट, मैं आपको ना पहले एक सवाल पे आना चाहता हूँ। जब आपने मुझे बोला सुभाष चंद्र बोस कभी भी अगेंस्ट नहीं थे आरएसएस के। भगत सिंह के, भगत सिंह ने एक लेटर लिखा था जो दिखाया गया है, एक आरएसएस की मूवी भी आई थी, उसमें भी दिखाया गया है कि मैं कोई आरएसएस का नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ हम डेटा और फैक्ट पर बात कर रहे हैं। हाँ, हम किसी भी संस्थान से नहीं, हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और कॉमन इंसान, उस बेस पर ही बात। भगत सिंह ने लेटर लिखा था कि वो बहुत खुश हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बन रही है जो देश के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं, जो देश के लिए एक डिफेंस सिस्टम बनेगी, इंटरनल डिफेंस सिस्टम, जो कभी कम्युनल कुछ होगा तो उसमें प्रोटेक्ट करेगी। सावरकर जी, वीर सावरकर जी ने भी इनको बोला था, जिन्होंने आरएसएस स्टार्ट किया था, आई एम फॉरगेटिंग द गाइस नेम। तो उस टाइम पे भी ये बात हुई थी। बस अभी हम ढंग से डिबेट नहीं कर पा रहे इस पे। इस एस्पेक्ट में मैं आपको दो चीजें जो मेरी अपनी समझ है, सावरकर को वीर कहना, जबकि सावरकर ने माफी मांगी, पेंशन की, ऑन रिकॉर्ड है, सावरकर से घृणा नहीं। पर क्या सावरकर इस चीज पर काम नहीं कर रहे थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटी की तरह, अलग अलग कंट्री की तरह डेवलप हो? टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई? अच्छा, उन्होंने कहा पहली बात वो वीर सावरकर ही है, ठीक है। आप सेंट्रल जेल गए हैं कभी? नहीं। मैं 3 बार अंडमान होकर आया हूँ। वहाँ पर जैसे इंसान रहता है ना, वहाँ ना रूह कांप जाती है सर। सावरकर कितने साल जेल रहे? 16 साल जेल रहे हैं वो, मेरे ख्याल से, या फिर कम हो सकता है। इतना बड़ा नंबर नहीं, देख लो, ठीक है। तो सावरकर, वीर सावरकर जी ने
अपने लॉ उस जेल के अंदर से चिट्ठी लिखी कि मुझे मैं वापस, मैंने इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया, मुझे वापस किया जाए। आप मेरी एक बात समझिए, किस शर्त पर? कि मैं उस घर में ही रहूंगा, मैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। हाँ, कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, इज इट अ सरेंडर? इट्स 14 इयर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अब मैं ना जिस टाइम सेंट्रल जेल में ना शाम के टाइम पे वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, वहाँ पर ना वहाँ पे सब उनको वीर सावरकर ही कहते हैं, क्योंकि उस जेल में जिसको डाला गया है वो ब्रिटिशर्स के लिए काला सबसे, पानी कहते थे उसे। वो ब्रिटिशर्स के लिए सबसे खतरनाक लोग थे। ठीक है। ना गांधी ना नेहरू इस जेल में कभी गए हैं, ठीक है। और मजाक की बात ये है, पूरे गांधी परिवार में से कोई भी आज तक अंडमान नहीं गया, और अंडमान के अंदर राजीव गांधी चिल्ड्रंस पार्क है, ठीक है। वो आज तक नहीं आए। ये आदमी 14 साल वहां रह के, उसके बाद इसने माफी मांगी, इसके बाद इसको यहाँ के लोकल जेल में डाला और इसको फिर घर के अंदर बंद रखा और फिर इसको पेंशन दी गई। ये आदमी क्यों ऐसा क्या था इस आदमी के अंदर कि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कांपती थी कि इसको काला पानी भेजना पड़ा, जो और किसी को नहीं भेजना पड़ा। आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से क्यों नहीं सोचते? ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि गांधी और नेहरू को इतनी दूर ले जाकर जेल में रखा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कभी किया ही नहीं था। मुझे आप नेहरू को फ्रीडम फाइटर बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ नेहरू कितने साल जेल में, इसका फिगर है आपको? हम गूगल कर 10 सकते साल हैं। के आसपास। हाँ, कौन से जेल में रहे हैं, किस प्रिविलेजेस के साथ रहे हैं? प्रिविलेजेस देखिए, जब सर, मैं आपको- थे मेरी बात सुनिए सर। नहीं मिला था। मेरे- मेरे किताब लिखी हाँ। उस दौरान नेहरू का जेल में रहना, गांधी का जेल में रहना और सावरकर का जेल में रहना, तीनों जेल में रहना ही नहीं, बट मोटिव तीनों के नेहरू का जेल में रहना और सावरकर का जेल में रहना जमीन आसमान का फर्क है। आप एक बार आप इस पॉइंट पर मैं और आप कितना भी डिस्कशन करें, वो हम नहीं आएंगे, हम एग्री नहीं हो पाते। हाँ, बट मैं आपको जो समझा मेरा रहा जो रिजीम, जो मेरा रिजिडनेस है इस चीज में, वो सिर्फ यही है कि अगर अपनी पूरी लाइफ में गांधी ने भी एक बार हिंदू मुस्लिम कर दिया होता तो गांधी भी मेरे लिए किस्मत नहीं। जो आदमी कास्ट और रिलीजन बेस पे बायस्ड हो सकता है वो देश के लिए मर भी जाएगा तो भी मैं उसे अच्छा इंसान नहीं। अब सनातन धर्म से क्या मतलब समझते हैं? सनातन सिर्फ हिंदुओं का धर्म है? मतलब मजबूत सवाल है। ये वीर सावरकर ने बोला था कि सनातन धर्म सबका धर्म है, ये सिर्फ हिंदुओं का धर्म नहीं है। सनातन बेसिकली ये धरती है, इस धरती का जो अर्थ है वो है सनातन। अगर आप मुसलमान हो आपको सनातन, अगर आप हिंदू हो तो वो आपको सनातन, आप क्रिश्चियन सिख कुछ भी हो आपको सनातन, ये सनातन था और हमें सनातन को साथ होना। ये मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं भारत एक सनातन धर्म वाला राष्ट्र है, तो ये सनातन भारत से बाहर नहीं, लेकिन बौद्ध काल जब तक रहा इंडिया में तो बौद्ध भारत से बहुत बाहर तक फैला। हमको बौद्ध आइडेंटिटी के लोग भारत से बाहर मिलते हैं। पायान जब इंडिया आया और उसने जब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज देखी जिसको सनातन ने नहीं बनाया, जिसको बौद्धिस्टों ने बनाया, तो उसको लगा कि इंडिया में यार रिसर्च का इतना एक्सट्रीम स्कोप है जो वर्ल्ड में किसी को नहीं पता है। दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। सनातन ने बनाया क्या इंडिया? ठीक है, अब दूसरे आपके सवाल पर भी आता है, फिर आप मुझे काउंटर करिए। सनातन और हिंदू धर्म को पढ़ने और जानने के लिए आपने किन किताबों का इस्तेमाल किया? मुझे 4 किताब। ठीक है, यू मिनट, क्योंकि मैं तो इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ सर। नहीं, आपने हो सकता है रामायण पढ़ी हो, रामायण देखी है, पढ़ी नहीं है। हो सकता है गीता पढ़ी हो, हाँ गीता पढ़ रहा हूँ मैं भी। हो सकता है महाभारत पढ़ी, नहीं महाभारत नहीं पढ़ी। हो सकता है मनुस्मृति भी देखी हो, पर ये चारों धार्मिक किताबें नहीं, ये ग्रंथ है, उपन्यास है। इसके अंदर सनातन की बात नहीं सनातन होती। पैदा कहाँ से होता है? इसके अंदर सनातन की बात 4 वेद, पुराण, वेदों के अंदर कहीं बात नहीं होती सनातन। उपनिषद जो धर्म को शुरू करते हैं। धर्म मतलब क्या है? एक लाइफस्टाइल है, कुछ नहीं, लाइफस्टाइल है, सिविलाइजेशन के जीने का तरीका है जो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में ही सती प्रथा थी। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वो तो हिंदू में थी, सनातन में नहीं थी, क्योंकि दोनों एक है। उसी में बाल विवाह का कॉन्सेप्ट है और उसी में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घर के भीतर ना रहने देने की प्रथा है। और ये आपने कौन सी किताबों में पढ़ा? ये आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं। किसी कौन सी किसी
अब क्योंकि मुझे ना मैंने सनातन के बारे में सिर्फ इंटरनेट पर रिसर्च करके पढ़ा है, हाँ। ठीक है। राजा राम मोहन राय, मैंने लेकिन ना मैं राजा आपको 3 नाम बताता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, जो 1822 और 24 के आसपास पहली बार स्वतंत्रता के लिए लड़ते, आवाज उठाते, क्योंकि जो आडंबर है, जो धीरे धीरे धर्म के साथ शुरू हुए और उनकी एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा बन गई, क्योंकि लोगों ने भी तो पढ़ा नहीं, किसी को नहीं पता वेद में क्या लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस्लाम से नफरत करनी है, या वेद हमें सिखाते हैं कि सर्वधर्म सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। सनातन का मतलब है कि जो सबको समाहित कर लेता है, उस शब्द का अर्थ ये है। राइट। भारत एक लौता देश है जिसने हर धर्म को एक्सेप्ट किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, और जो धर्म अभी बिल्ड भी हो रहा है वो भी इंडिया में आएगा तो रहेगा। एक और ब्यूटीफुल चीज है हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद आपको हिंदू रहने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता, आप पैदा हो गए हैं, आप पूजा करिए या ना करिए, आप ईश्वर को मानिए ना मानिए, आप पूजा पद्धति के खिलाफ बोलिए, आप धर्म के खिलाफ बोलिए, आप राम के, कृष्ण के, विष्णु के, शंकर के, हर किसी के खिलाफ बोलिए, आप हिंदू ही रहेंगे। और बाकी धर्मों में इतनी स्वतंत्रता नहीं। ये स्वतंत्रता हमको एलीट बनाती है, जिसको हमने खत्म किया। हमने अपने रिलीजन का एलीट कल्चर जो था, कि एक यूनिवर्सिटी जहां एक फ्री स्ट्रक्चर है, क्रिएटिविटी डेवलप होने का, और एक यूनिवर्सिटी जो 1000 नियमों से बंधी, कि जो बच्चा 9 बजे आएगा उसी को एंट्री मिलेगी, 9:30 बजे जो बच्चा सो के उठा वो आज नहीं पढ़ेगा। दोनों में रिजिड है। सेकंड वाला, क्या रिजिडनेस से सॉल्यूशन मिल सकते हैं? कुछ देर के लिए मिल सकते हैं, हिटलर जैसे लोगों को एक प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रिएटिविटी कैसे रहती है? फ्रीडम से। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज फ्रीडम। मुझे एक चीज समझाओ, तो फ्रीडम के ऊपर हम थोड़ा सी बात करेंगे, थोड़ी सी और, बट सनातन किसी बुक के अंदर नहीं है सर, इस पे कोई किताब भी नहीं है मेरे साथ। सनातन नाम से कोई किताब नहीं। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल पूछा ना, कौन सी किताब में पढ़ा, तो मैंने एक बार सच में गौर किया, मैंने कोई किताब में नहीं पढ़ा है नहीं यार कुछ। हाँ, और मुझसे आप पूछोगे इन 4 चीजों पे ही एग्जिस्ट है, मुझसे पूछो, पुराण पर, उपनिषद पर। मुझसे पूछोगे निखिल ये कहाँ से उठा, मैं कहता हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। इट्स अ थॉट, ये एक बस थॉट ही है। अच्छा, फ्रीडम के ऊपर डू यू थिंक हमारे पास इंडिया है फ्रीडम इन इंडिया? हाँ, हमें बहुत फ्रीडम है, हम ऐसा कह सकते हैं। नहीं, जैसे कह सकते हैं और है, ये कहने की फ्रीडम है कि हमें फ्रीडम है। अच्छा, पर हमें फ्रीडम नहीं। अच्छा, व्हाइट हाउस के बाहर एप्स्टीन के साथ ट्रम्प का टाइटैनिक वाले पोज में स्टैचू लगा, दे बोथ आर लवर। मजे की बात है कि किसी ने उस स्टैचू को आज तक हटाया नहीं। लोग वहां सेल्फी खिंचाते हैं, पोस्ट करते हैं। डेमोक्रेसी ये है। आप कुछ करके दिखाइए ऐसा इंडिया में। ट्विटर को यह आदेश दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो भी ह्यूमरस कंटेंट फ्लोट हो रहा है उसे बैन कर। क्यों? मतलब पीएम अपना फ्रीडम का मतलब है कि जहां पर सोनम वांगचुक जैसे आदमी आप जेल में डाल देते हैं और आशाराम को वीवीआईपी सिक्योरिटी में रामलला के दर्शन कराते हैं, राम रहीम को 12 बार पैरोल मिलती है और दोनों कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं। वो तो वोट जब इलेक्शन आते हैं तभी आते हैं बेचारे बाहर। नहीं, उनकी फ्रीडम है, वो जेल में रहते हुए जब चाहे बाहर आ सकते हैं। हमारी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है सवाल करना। नेहरू चुनाव जीत गए और नेहरू एक शोक में बातचीत कर रहे थे और फिर वो अपने लॉबी से बाहर तो एक बुढ़िया आई, उसने नेहरू का कॉलर पकड़ा, बोला नेहरू तू चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुझे क्या मिला? तो नेहरू ने कहा कि अम्मा तुम इस देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ सकती हो, तो ये भी।
that is a freedom. That's a metaphor you said, right? Yeah. हाँ, that's जहाँ not, पर I just want to quote that is not true. हाँ that is नहीं ये true है, हाँ। ऐसा सच में हुआ था। Okay, आप हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगे, मैं ठीक है। कोट कर रहा हूँ कि ऐसा सच में हुआ। ये फ्रीडम है कि आप प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखो यूएस के अंदर डेमोक्रेसी एक अलग लेवल पे चलती है सर। वहाँ हम का उससे जो कम लेवल पर हैं। हम उससे बड़ी डेमोक्रेसी और हम उससे कम लेवल पर है। मैं आपसे इस बात में एग्री मैं कहना चाहूंगा, ये तो मुझे फील होता है, क्योंकि यहाँ का जो जुरिस्डिक्शन है पूरा, जुडिशरी है पूरा, वो थोड़ा अलग है। एक बहुत सुंदर कविता है, तो लबोलुआब ये है कि सबसे आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, उससे कठिन है मुख्यमंत्री की करना। मगर सांसद की आलोचना करने में खतरा है और विधायक की आलोचना करने में पिटाई तय है, मगर प्रधान की आलोचना में मारे जाने का डर है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो गांव में रहने वाला आदमी है उसकी फ्रीडम यही है कि वो पीएम को कुछ बोल पाए। उसकी फ्रीडम ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग उसके यहाँ अपॉइंटेड हैं उनके खिलाफ आवाज उठा सके। जब उससे कहा जाए कि इस साल सरकार ने 5 किलो नहीं 3.5 किलो गेहूं भेजा है, तो उसके पास ये फ्रीडम हो कि वो कहे 5 किलो नहीं दोगे तो नहीं लूंगा, और उस पर प्रेशर हो कि अगर ये 5 किलो नहीं लेके गया सरकार मेरी बैंड। तो ये फ्रीडम, पर ये फ्रीडम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ये तो नहीं कर रहा। वो लोग जो डीएल बनवाने के लिए 1000 रुपया घूस देने को तैयार है, वो लोग गांधी और नेहरू की बुराई कर रहे हैं। जो खुद स्टैंड नहीं ले सकते, तो उस आदमी के अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं जिसने तब स्टैंड लिया जब इंडिया के पास 10 महीने का भी चलाने भर का ना पैसा था ना राशन था, फिर भी लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे कि आजाद होने के बाद देख लेंगे कैसे मुल्क चलेगा। पहले आजाद सब कुछ तो लूट लिया था ना अंग्रेजों ने। कौन लूट लिया? बहन थी वो, ब्रिटिशर्स बहन थी ना, रखा है ना वहां पर पनामा दीदी का नफरत, एलिजाबेथ। और नफरत आज भी मुगलों से है। तुम्हारी चोरी की हुई चीज वहां म्यूजियम में रखी है जो तुम आंखों से देख पा रहे हो, पर तुम्हें ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं है। सर ब्रिटिशर्स के साथ कंपटीशन नहीं है, आप बात समझ रहे हैं मेरी बात? वही कह रहे हैं ना, आप अपने हिसाब से दुश्मन चुन रहे हैं ना। आप अपने चाइना आपका दोस्त हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी करनी है। स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रहे। पाकिस्तान को तो हम 2 टुकड़ों में तोड़ चुके हैं, जिस दिन चाहेंगे 2 में और डिवाइड कर देंगे, और ये तो सबसे क्लीन टाइम है। मतलब मोदी जी जैसे विजनरी लीडर को इस समय अटैक कर देना चाहिए था। जो जैसा वो स्टैंडर्ड बता रहे हैं मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि हम पीओके ले आएंगे, योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में बयान दिया 2024 में, इस बार प्रधानमंत्री बना दो, 3 महीने के भीतर पीओके आपका होगा। हुआ क्या? तो इसको फॉल्स कमिटमेंट के अंदर कोर्ट में चैलेंज करके और उनको कुछ सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए यार। मतलब नेताओं की कमिटमेंट यार ऐसे तो सब फिर तो जितने ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे तो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं ना सब जेल चले जाएंगे। तो जाए, मुझे भी हो अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो जी। हाँ मतलब मैं आपके लिए नहीं, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ कि अगर मैं अपनी गलती छुपाने के लिए 10 बड़ी गलतियों की एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ तो भाई मुझे भी उस चीज में ना। आपके हिसाब से एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा पद है देश का, उसको गलत गधा कहना सही चीज है? नहीं, ये स्वतंत्रता है, सही और गलत से बात। मैं कैसे तय कर सकता हूँ कि आप प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे और क्या नहीं? बट मैं आपका परसेप्शन जानना मैं अपना परसेप्शन के हिसाब से कहूँ तो एक उस उम्र के अनुभवी आदमी को गधा कहना ठीक नहीं, क्योंकि देखिए हमारे संस्कार हमें ये नहीं सिखाते। हम 75 वर्ष के एक व्यक्ति को जो बहुत बूढ़ा है उसे गधा, तो ये मुझे ठीक बात नहीं है। आपकी व्यक्तिगत खुन्नस हो सकती है, आप बंद कमरे में उसे गाली दे सकते हैं, मुझे वही तो, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें थोड़ी कुंठा दिखती है। मैं प्रधानमंत्री से कुंठा मतलब नफरत। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री से नफरत नहीं करता, पर मैं उनसे सहमत हूँ। मैं आपके चरण छू सकता हूँ इस बात के ऊपर सर, कि मैं कहता हूँ कि नफरत किसी से मत करो यार। नफरत बहुत बड़ी चीज है, बहुत, वो घृणा ना तुम्हें जला देगी, तुम्हें जलाएगी, किसी और को नहीं जलाएगी। तुम डिसएग्री हो जाओ, तुम कहो कि मुझे नहीं पसंद यार, मैं इसकी
हर बात निकालता हूँ। हाँ, सही है। मैं नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे देश की 30-40% आबादी उस आदमी को चुन के सत्ता में बिठा रही है। मैं उसके डिसीजन पर सवाल उठा सकता हूँ और उस सबको मूर्ख कहने से मेरा मोटिव सिद्ध नहीं है। मैं तैयार हूँ, शायद वो आदमी सुधर जाए। नहीं अब तो बस मैं एक चीज से बहुत आहत हो जाता हूँ कि वो आदमी कभी एकदम आ जाता है भगवा कपड़ा पहन के और मंदिर की सीढ़ियों पर चल रहा है, कभी वो केदारनाथ जा रहा है, कभी बद्रीनाथ जा रहा है, कभी ऐसे टीका लगा लेगा, कभी ऐसा टीका लगा लेगा, कभी आरती ले लेगा और वो पूजा कर रहा है। मीडिया उसको कवर कर रही है। प्रधानमंत्री का काम पूजा करना नहीं है और मीडिया का काम प्रधानमंत्री की पूजा कवर करना नहीं। ये बहुत पर्सनल मैटर है। मैं भगवान से कैसे मिल रहा हूँ टेलीकास्ट का विषय नहीं है। मेरी भगवान के प्रति आस्था बहुत ही व्यक्तिगत है। तो और मीडिया पूजा दिखा रहा है, मीडिया प्रधानमंत्री की पूजा कर रहा है, प्रधानमंत्री भगवान की पूजा कर रहे हैं और पब्लिक ये सब खेल देख के एंजॉय कर रही है। अब आपने सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो संत होता है ना, जैसे राम रहीम, आशा राम, इतने बड़े अपराध में दोषी होने के बाद भी उनके भक्त आज भी उन्हें भगवान ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? आपने सोचा इस चीज क्योंकि को? ईश्वर के साथ बने रहने से आंशिक तौर पर आपको भी ईश्वर मान लिया। राम में बहुत कमियां थी। राम ने श्रवण कुमार का वध कर दिया। उसके अंधे माता पिता, राम के पिता ने श्रवण कुमार का वध कर दिया। दशरथ जी, उनके अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया। राम ने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार किया। तो राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी क्योंकि भाई जेंडर इक्वालिटी राम की अगर आप जिंदगी देखेंगे तो वो बहुत लेट मी कंप्लीट। आई एम सॉरी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को और पत्नी को तब जब वो गर्भवती थी जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, जबकि वो एक बहुत प्रतापी राजा थे। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने इस धरती पर से पाप का विनाश किया। पर क्या ये पाप नहीं है जो उन्होंने किया? तो क्या इसलिए मैं राम को जो लोग भगवान मानते हैं उनसे झगड़ा करने लग जाऊं? तुम्हारी आस्था है तो तुम इंसान को कुछ कमियों के साथ भी स्वीकार करो। शिव महाप्रतापी, तीसरी आंख खोल के तो नहीं देखते कौन सामने है, अच्छा है या बुरा है, पर पूजा उनकी भी की जा रही है। तो हर किसी का बिलीफ है। तो जैसे ही इंसान भगवान के साथ ज्यादा रहता है फोटो में, तो लोग उसे भी भगवान की तरह पूछने लगते हैं। वही हो रहा है। और जब भगवान हो जाएंगे आप, तब क्वेश्चनिंग बंद हो जाएगी। अभी उन्होंने बोल दिया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया था, मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे किसी बड़े मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है। तो आपको भगवान ने नहीं भेजा है, आपको क्या नासा ने भेजा है? आपको भी तो भगवान ने भेजा है और मुझे भी भगवान ने भेजा है। तो इसमें डिफरेंट बात क्या थी? बताने की कैसे जरूरत? आप एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं कि भगवान ने मेरे ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो अगर तुम भगवान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो मेरे थ्रू चलो, मैं भगवान ही हूँ। ये गलत है और ये खतरनाक है। ठीक है। Is there anything else you wanna put up? है? कुछ बचा? नहीं। हमारे 2 घंटे होने हैं। पर अच्छा था। हम कट करेंगे सर, जो एक थोड़ा लगेगा ना कि अननेसेसरी है, थोड़ा पार्ट कट करेंगे। मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि हम एक डिस्कशन कर पाए, बहुत ज़्यादा सवाल और जवाब नहीं। तो ये मेरे लिए अच्छा है। अच्छा मुझे सर एक अभी 2 घंटे हम साथ बैठे, हमने बात की है, मैंने ज़्यादा सुना है आपको, ठीक है। आप एक फीडबैक हमें देना चाहेंगे कुछ कि क्या कैसा लगा आपको इन्वायरमेंट और कुछ इम्प्रूवमेंट्स कि जो मैं पर्सनल लेवल पे कर पाऊँ, मेरी टीम कर पाए? मुझे तो डिस्कशन बहुत ऑर्गेनिक लगा। तो डिस्कशन होता है जिसमें आप एक क्वेश्चनर तैयार करके बैठते हैं। वहाँ पर आप बार बार कोशिश करते हैं, जब बात क्वेश्चनर से बाहर जाती है लौट कर फिर से अपने ट्रैक पर आ जाए। तो वो एक बहुत मैनेज डिस्कशन है। जब हम इस फॉर्मेट में बात कर रहे हैं जहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है, हम बात करते करते कहीं चले गए, फिर वापस आए, उसी बारे में बात, एक अच्छा डिस्कशन है। और पॉडकास्ट शायद इसी चीज़ को कहते हैं। पॉडकास्ट और इंटरव्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, जहाँ दो लोग बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत ऑर्गेनिक होकर बात करते हैं। दूसरा ये कि आपके थॉट्स अगर मुझसे डिफरेंट रखते भी हैं तो भी आप सुनने को तैयार हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी।
तीसरा मतलब ऐसे डिस्कशन होने चाहिए जहाँ आप हर चीज़ के साथ कंप्लीटली एग्री हो या ना हो, फिर भी उस चीज़ को सुनने के लिए आप करें। ये बहुत अच्छा है, ये जो फॉर्मेट बहुत बढ़िया लगा है अंदाज। चौथा वो जैसे कि मैं पतला हूँ पॉडकास्ट में पतला हुआ साबित तीनों ने मुझे मोटा बोला नहीं, इसके लिए भी सख्त नियम आने चाहिए। जैसे किसी को कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करने पे सजा है, बट लड़कों में चलता है, लड़कों में फन चलता है, बट दिल किसी का अगर बुरा लगता है तो उसको माफी या मतलब किसी के दिल को वो ठेस पहुंचती है वो नहीं, हम दोस्तों में तो यारों में करते ही रहते हाँ, हैं। मैं कह रहा हूँ जब तक आप पब्लिक स्पेस में नहीं है, हाँ, तब तक आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको मोटा कह रहा हूँ, ये दो लोग सुन रहे हैं, हाँ। तो मैं गलत क्योंकि मैंने प्रेस कर रहा हूँ कि मेरे बात तुम भी कहना है। Alright, ठीक है, थैंक यू सो मच राघव जी, आप जुड़े हैं हमारे साथ एंड इट वाज लिटरली अ ब्यूटीफुल डिस्कशन। थैंक यू गाइस, आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको पसंद आया तो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और नीचे ना अपने क्वेश्चंस लिखने हैं ताकि हम वहां पर और ओपिनियंस अगर तुम्हें लगता है कि ये पॉडकास्ट मेरे को राघव जी को अगर मतलब हमारी कन्वर्सेशन अधूरी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखेंगे, मैं इनको दोबारा खींच लाऊंगा। पास में ही है ये मेरे, ज्यादा दूर नहीं है। वी गोना सी यू सम अदर टाइम। आदियोस लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार अंकित सर। थैंक यू सर। There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Finally, इस हफ्ते गोदी जीवीज को अपनी गलती समझ आ गई। Fear is tearing the nation apart. I agree, Arnab. Fear is tearing our beautiful country apart. Unity in diversity is not a slogan, it's a responsibility. I double agree. देश की एकता में ही देश की भलाई है। वोट डालो और राज करो कि ये नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन आज भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक शक्ली चित्रा लोगों के बीच में फूट डालना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हमें इससे बाहर निकलना होगा। इसलिए आज देश की एकता को राजनीतिक हितों से ऊपर रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। You're so right, सुधीर। देश की एकता is about politics. बंद करो हिंदू मुस्लिम, बंद करो ये मंदिर मस्जिद, इनफ इज इनफ। विकसित देशों में राजनीति ऐसे मुद्दों पर होती है जिससे देश और देशवासियों का भला हो, जैसे बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, टैक्स नीति, स्वास्थ्य सेवाएं, इलीगल इमिग्रेंट्स, ये बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन हमारे देश में राजनीति इन मुद्दों पर नहीं होती है। अंजना is talking about real issues. अंजना ये कह रही है कि असली मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल विकास, टैक्स नीति। अंजना जी, जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है when it comes to discussing unemployment. अंजना is saying कि unemployment मुद्दा हो सकता है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। ये कुछ ज्यादा हो गया, कुछ तो गड़बड़ है दया। The real issues of development, roads, infrastructure, have they all taken a backseat? Gaurav Sawant is talking about roads and infra and real issues. Dude, this is different. I'm not falling for it. What are we doing? We suffered one partition. Are we going to partition our country? Navika, talking about unity? कुछ ज़्यादा हो रहा है यार. What exactly is going on here? Honestly, tell me, editor. पहले जाति के आधार पर बांटा, फिर क्षेत्र के आधार पर बांटा और अब भाषा के आधार पर हमें बांटने की कोशिश हो रही है। Aha! Trust Gullu to tell the truth. गोदी इस हफ्ते यूनिटी, असली मुद्दों का राग इसलिए अलाप रही थी क्योंकि ऑपोजिशन वाले दंगा कर रहे हैं. It took MNS's गुंडागर्दी to get Godi to remember the constitution. संविधान कहता है कि there should be no discrimination on the basis of the caste, color and creed. वैसे गुल्लू, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है that there should be no discrimination on the basis of religion. Religion भी लिखा है, not just caste, color and creed. पर ये बोल दोगे तो फिर तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी? Now, Maharashtra Nav Nirman Sena went on full danga mode this week. Not like they are known for any other mode. लेकिन इस हफ्ते एक के बाद एक खबरें आई of them slapping, heckling, abusing people, forcing them to speak Marathi.
कुछ बोलिए हम जुगाड़ लगाते सब समझ जाएंगे खाली खाइएगा Now, the basic thing is this. The BMC elections are round the corner. So former rivals got together in a show of strength. ठाकरेज वैसे चाहे साथ हो या जुदा हो, उनका एक कॉमन प्लैंक रहा है हमेशा से. महाराष्ट्र फॉर मराठी माणूस. महाराष्ट्रात राहायचं ना तर मराठी बोल. अदरवाइज गेट द फक आउट. गेट आउट. To counter Fadnavis, whose party is known for Hindi, Hindu, Hindustan, sorry, I mean Bharat, to counter BJP's Hindutva Hindi pitch, the Thakres seem to have decided that language is their best friend. Language will be that one emotive issue to counter religion. If BJP will divide in the name of Dharam, UBT can divide in the name of Bhasha. सुन एक काम कर तू मंदिर ले जा मैं मराठी क्लास खोल लेता हूँ ठीक है दोनों मजे करेंगे In all of this, just think for a minute what the average नेता thinks of you, the voter. सिर्फ धर्म, भाषा, इमोटिव मुद्दे हो सकते हैं जिनके नाम पे वोट मांगे जा सकते हैं. Obviously, farmer suicide are not emotive issues. I mean, मुंबई में तो सब चंगा सी. मुंबई का हाल इतना अच्छा है कि ये सब issues कभी होंगे ही नहीं. Part of road in South Mumbai collapses. Traffic movement restricted. Navi Mumbai road collapse. Road caves in at Vashi Plaza. Vehicle stuck amid heavy rain. Best bus gets stuck in Mumbai's Gurgaon after road caves in. MMRCL blames underground water leak. Mumbai. Road caves in at Prabhadevi due to pipe leak. Car trapped. So who gets the blame for the infrastructure mess? Not the contractors, not the BMC, certainly not the corrupt official. Instead, let's focus all our energies on the migrant. ते मराठीने बोल रहे म्हणजे महाराष्ट्रात येऊन काम करायचं आणि मराठीने बोलायचं. पैसे आमचे घेऊन जाता. बोलत नाही मराठी. काय चाललंय? Here's the thing. Every major sector in our big cities today runs on migrants. Whether it's IT, hospitality, healthcare, domestic work or delivery services. It's migrants who power big metro cities, often invisible. Mumbai's famed coastal road, migrant workers from across India are building it. Over 13 lakh construction and infrastructure workers are registered on the Maharashtra Building and Other Construction Workers Welfare Board. Many of them are from other states and they're literally helping build the state. Forget Maharashtra. Intra-state migrant workers make up for almost 35% of all construction workers in country's urban areas. This is a Census 2001 figure. Many of them die while on the job. But forget construction workers. Like I said earlier, migrants literally are the building blocks of all aspects of every major metro city. Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Chennai. What are they if not massive ecosystems held together by people who've traveled hundreds, sometimes thousands of kilometers in search of opportunity? In Mumbai, nearly half the population is made up of migrants. Local trains, chawls, Zomato deliveries, luxury towers, all stitched together by a migrant workforce. Delhi, NCR, and here's the real irony. These migrants keep our metros running. But they're the first to be blamed, excluded, or told, go back home, whenever it's politically convenient. Their biggest fault? They left home to survive because there's nothing back home. The real problem isn't that migrants are in our cities and they're changing the character of the cities. The bigger problem is that small towns and rural India offers them nothing. No jobs, no dignity, no future. And when a political party decides to blame migrants, whether in the name of language, jobs or culture, what they're really doing is going after the most invisible, overworked and underpaid Indian. The same people holding up their cities while living in the margins. Mumbai में बहुत सी problems हैं and people not speaking Marathi is really the least of it. दोस्तों मुंबई से बड़ी अभी खबर आई है कि बहुत सारे लोगों ने मराठी में बात की, मराठी में बात करे थे सारे लोग, तो 20 रुपए में पानी भर गया. इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ और है. इस सब में सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या वेरियस टाइप्स ऑफ सेनाज ही आगे नहीं है. उत्तराखंड में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी मुस्लिम माइग्रेंट्स को रोहिंग्या बांग्लादेशी बोल के उनकी शॉप्स उनके कारोबार पे डायरेक्ट अटैक करते हैं. Check out this clip from our documentary from Uttarakhand on how Muslim migrants are being treated there.
व्यापार जिहाद हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा उछाली गई सबसे नवीनतम अवधारणा है, जिसके केंद्र में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता को रखकर मुस्लिम दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और फेरी लगाने वालों को निशाना बनाया जाता है, ताकि उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हिंदू ओनली दुकानें खोली जा रही हैं। इसी के तहत पिछले साल सितंबर महीने में रुद्रप्रयाग के कई गांवों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में व्यापार करना वर्जित है। इन सारे गांवों में बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है। पहले जहां पर यहाँ पर गैर हिंदुओं रोहिंग्या मुसलमानों का प्रवेश वर्जित लिखा गया था, अब उसकी भाषा थोड़ी सी बदल दी गई है कि ग्राम सभा क्षेत्र में बिना अनुमति के बाहरी फेरी, कबाड़ी, चंदा मांगने वाले आदि असत्यापित लोगों का बिना ग्राम सभा पंचायत के अनुमति के गांव के क्षेत्र में घूमना, प्रवेश करना वर्जित है। आज्ञा से ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्रामवासी। इस बोर्ड के लगने का मतलब यह है कि अगर कोई भी गांव में जाता है गैर हिंदू, तो उसकी यहाँ पर वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा राजधानी देहरादून में हिंदू सलून और हिंदू रेहड़ी पटरी खोले जा रहे हैं। इसके पीछे रुद्र सेना नामक हिंदुत्ववादी संगठन काम कर रहा है। हमने रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर उर्फ राकेश उत्तराखंडी से बात की, तो उन्होंने बताया कि वह पहले आरएसएस से जुड़े रहे हैं और फिलहाल स्वतंत्र तौर पर अपना संगठन चला रहे हैं। मेरे को 6 साल हो गए यहाँ पे काम करते हैं। 6 साल में हमने क्या किया है, देखा है यहाँ पे कि मुसलमानों का थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे हिंदू भाई काम करें। थोड़ा हमें ये रुद्र सेना ने थोड़ा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कि थोड़ा अपने हिंदू भाइयों को जागरूक किया जाए, जैसे कि अपने भाई थोड़े काम भी सीखें। हम नहीं चाहते कि अपने हिंदू भाई काम सीखें, जैसे कि कल को हम इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहे। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर का हाल है। बजरंग दल द्वारा नियमित तौर पर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जाते हैं। इस दौरान यहाँ पर आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी मौजूद रहती है। भाषण में अल्पसंख्यकों के आर्थिक सामाजिक बहिष्कार सहित उन्हें उत्तराखंड से बाहर निकालने का आह्वान होता रहता है। 80 के दशक में जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग चल रही थी, तब उत्तराखंड क्रांति दल का एक नारा बहुत ही प्रचलित हुआ, पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन आज उत्तराखंड राज्य बनने के 25 साल पूरे होते होते हालात बिल्कुल बदल गए। हम राज्य के आंदोलन को बिल्कुल सभी लोगों ने मिलकर लड़ा है। उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब ने मिलकर लड़ा है। और ये नारा हमारे ऊपर जो उन्होंने बड़ोली ने दिया कि उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इस पर हमने आंदोलन लड़ा है। राज्य बनने में सबसे करीब गया की शादी से, और यहाँ हमारी आपसी सद्भाव, आपकी भाईचारा इस बात का प्रतीक है कि जब तो हमें यहाँ शहादत देने की जरूरत पड़ी, तो 30 सितंबर 94 को पहली जो शहादत दी करनाम की खतीमा में सुदीन नाम से दी, और दूसरी शहादत आज जो बच्चे आपस में खेलने से आपस में बातचीत नहीं कर सकते, अगर खेल खेल में कोई बातचीत नहीं बच्चों की हो जाए तो चीजों में उनका। That was a clip from our documentary as part of the Hindu Rashtra NL Sena. Thanks to people who supported this project, we have been able to get you a lot of ground reports from Indore, from Gujarat, and from Uttarakhand. Through our series of reports, we're exposing how officially there is a policy of exclusion coming up in many of Indian states. Do watch it. Thank you guys for who supported our NL Sena, thanks to which we were able to send reporters like Pratik, Basant,
and Anmol traveling across the country and bring you some real ground reports. We have another NL Sena up, which is going to look at e-waste, the big problem of e-waste in India. If you want to support this project, scan the QR code on your screen right now. With your help, we can do ground reports that really matter and that are in public interest. Now, what MNS is doing in Maharashtra is the same as what right-wing groups, often supported by BJP, is doing in Uttar Pradesh. कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के businesses को target किया जाता है. Forget business, any Muslim who's simply going about his job, serving food or cooking at dhabas are targets. When cowards go on a rampage, attacking people, doing तोड़-फोड़ क्योंकि खाने में प्याज आ गया गलती से या किसी मुसलमान ने उन्हें चाय दे दी. When cowards do that, Godis champion it. कावड़ यात्रा की कड़ी तपस्या के दौरान शुचिता और शुद्धता, तो शुद्धता का अधिकार है साहब. शुद्धता की मांग करने वाले कावड़ियों के साथ जो लोग खड़े होते हैं उन्हें सांप्रदायिक बता दिया जाता है. No question asked of Gunda elements in Uttar Pradesh. According to Godis, जब कावड़ करे तो धर्म की रक्षा. Meanwhile, when MNS goes on rampage, suddenly they realize कि ये mob violence कितना dangerous है. अब सोचिए कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस दुकानदार को मराठी ना बोलने की वजह से पीटा. क्या ये एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी नहीं है? भाषा के नाम पर बांटकर आपको क्या मिल जाए? और साहब किस किस चीज में बांटे? राजनीति के नाम पर देश को पहले, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आदर्शों के नाम पर और ना जाने किस किस नाम पर बांट दिया गया. दुकानदारों को ऐसे पीटना गुंडागर्दी है. चलो यूपी में नहीं, महाराष्ट्र में ही सही, एटलीस्ट दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज गुंडागर्दी. न जाने किस किस नाम पे बांटा जा रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पे बांटने के लिए बीजेपी नेता हमेशा तैयार रहते हैं. बिकॉज कोई भी वायलेंस हो, थोड़ा कम्युनल तड़का तो डालना पड़ेगा. जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना, वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात कर रहे हैं? राणे ने कम्युनल ट्विस्ट दिया इस पूरी चीज को और बोधी एंकर्स नाचने लगे. आओ ट्विस्ट करें. They won't go to certain Muslim majority parts of Mumbai and ask people to stop speaking Urdu. MNS वालों का जोर मुस्लिम कॉलोनी में नहीं चलता. इनकी गुंडागर्दी कमजोर बेचारे हिंदुओं को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झुंड में आते हैं कायर गुंडों की तरह. खाली हिंदू को मारते हैं. मुस्लिम भीड़ वाले इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में जाके इनकी हिम्मत नहीं होती इनके कार्यकर्ताओं की जाके बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ. वहाँ एक बार गया था, उसको पकड़ के कान से माफी मंगवाया गया. उसमें भी सिलेक्टिव है. नॉर्थ इंडियन जो है प्रॉब्लम वो भी गैर मुसलमान से ही है. मुसलमान नॉर्थ इंडियन. So let me get this straight. The problem isn't that people are being slapped and assaulted. The real issue is who didn't get slapped. Our Godi geniuses are wondering why aren't Muslims being slapped too? क्यों भाई MNS वालों, बताओ क्या है तुम लोगों का victim selection criteria? Equal opportunity थप्पड़ is now a journalistic demand. सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारा थप्पड़? मुसलमानों को भी मारना था उर्दू बोलने के लिए. जब देश की मीडिया का ये हाल है तो नेता से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं. I'm not exaggerating when I say this, but today we live in a time when politicians across party lines have zero accountability because we are losing the culture of holding those in power accountable. देश की मीडिया का काम होता था नेताओं को घेरे में लाना. अब जब देश हित में देशवासियों के सवाल ही कोई पूछ नहीं रहा तो नेता लोगों को भी पता चल गया कि बिना काम करे, बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के आराम से सत्ता का सुख भोग सकते हैं. This is the biggest loss for an average Indian citizen today. Politicians are no longer scared of a media that will hold them accountable because, well, they're not holding them accountable, and a large chunk of the loudest section of media is busy playing Shehnai for those in power. आप लोगों के ऑप्शंस हैं डूब के मरें या ब्रिज पे चलते चलते मर जाएं या इंटरनेशनल बेइज्जती सही. Yes, Taj Mahal. Yes, Taj Mahal. Nasıl tutayım abi? Prawdziwe jedno siermiece piwo wyniszczone. Ja pierdolę. I przepiękny zachód słońca. Odbijać się od śmieci. और जिनके पास पैसा है दुबई तो भाग ही सकते हैं. This news was fake, but it shows the real crisis in India. Everyone wants to leave if they have the money and the opportunity. So you see, there's nothing wrong with human migration as such. People will always chase a better.
चलिए अच्छा हुआ चोट नहीं लगी इसमें। अब दीवार पे करवा जाए तो जल्दी से अच्छा नहीं लगता है। हमारी राय में तो एफआईआर मत करनी है। जो लंबे लपड़े रहे होंगे रात को मैं पता करके डांट दूंगा। ये का मामला है, एफआईआर होगी, फिर हमें जाना पड़ेगा जांच करने के लिए। क्यों नाराज करना है? और फिर आपको भी जरूरत पड़ेगी मोहल्ले वालों की इस केस में। मोहल्ले को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे, आपका केस आतंकवाद का है। मेरा केस आतंकवाद का है और रात को जो हुआ वो लौंडे लपाड़े थे। हाँ थे, जान तो नहीं दिए किसी की। और अगर जान दिए होते तो अब 5 के आंगन में 12-15 पत्थर पड़े। किसी एक की 2 की जान चली गई होती तो आप मान जाते थे कि वो आतंकवाद है। 1984 में बहुत पड़े थे दिल्ली में, वहां तो कोई मुसलमान नहीं था, वो नहीं था आतंकवाद। छत्तीसगढ़, आसाम, बंगाल, गुजरात, अयोध्या, कश्मीर, इनमें से कौन लोग डिसाइड करेंगे क्या आतंकवाद है? Who will decide that? खाली मारने से आतंकवाद नहीं होता यादव जी। किसी को डरा के कोन में बिठाने की कोशिश भी करना आतंकवादी है। योर ऑनर, मैं एक्यूज बिलाल मोहम्मद के बड़े भाई एडवोकेट अली मोहम्मद को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है योर ऑनर। अली मोहम्मद साहब, जरा अदालत को याद करके बताइए कि 6 दिसंबर 1992 की रात को कहाँ थे? योर ऑनर, 6 दिसंबर 1992 की रात ये अपने घर से ठीक 2 किलोमीटर दूर मीर कासिम असद के घर मस्जिद की शहादत के बाद हमारे घरों की बारी, हमारे वजूद की बारी, सब पर हमला हो सकता है। जंग का वक्त है ये, और जो लोग इस जंग में हिस्सेदारी को तैयार हैं सिर्फ वही लोग हैं शहर में। जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और उन दंगों में अधिकतर वही लोग शामिल थे जो उस मीटिंग में मौजूद थे। भाईजान की कोई गलती नहीं है। भाईजान को हम लेके गए थे उस मीटिंग के अंदर। साइलेंस योर ऑनर, ये उस रात की एफआईआर की कॉपी। इस परिवार का सांप्रदायिकता का इतिहास है इसमें। भाईजान का कोई लेना देना नहीं है इस केस में। शाहिद हमारा बेटा था, सारी जिम्मेदारी हमारी है जज साहब। डिफेंस समझाइए इनको। शाहिद हमारा बेटा है, हमारा बेटा था। भाईजान की कोई नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। भाईजान की कोई गलती नहीं है। जो सजा देंगे डिफेंस को समझ में नहीं आ रहा तो समझा दीजिए कि क्या क्या चार्जेस लगे इनके ऊपर और क्या क्या नए चार्जेस लगने वाले हैं। ले जाइए इनको यहाँ से। शाहिद आतंकवादी था,
हम उसके नाम है, हमको उसके बारे में सब मुझे पता, खुदा को दिया है, शायद आतंकवादी का, हमें और कुछ नहीं पता। खुद इनके फोन पर पाकिस्तान के उन्हीं नंबरों से फोन आए हुए हैं श्रीमान, जिनकी अभी जांच चल रही है। और अभी तक की जांच में ये साबित हुआ है कि अली मोहम्मद के ऊपर भी वे तमाम आरोप साबित होते हैं जो बिलाल मोहम्मद के ऊपर। इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्हें भी इस मामले में आरोपी नियुक्त किया। इसलिए मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के लिए अली मोहम्मद की 14 दिन की पुलिस कस्टडी प्लीड करता हूँ। This affair has got nothing to do with this case. मिस्टर अली मोहम्मद शहर के बहुत ही रेप्यूटेड वकील और सिटीजन है, तो सारी उम्र उसी घर में रहे जो उन्हीं के नाम पे है। वो कभी भी अवेलेबल रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। प्रोसिक्यूशन हैज नो बेसिस फॉर हिज कस्टडी सर। अवेलेबल है ना एग्जामिनेशन के लिए? चार्जेस प्रेस कीजिए, तो देखते हैं। फेयर एनफ योर ऑनर, थैंक यू। अबू मालूम है बस वो नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही सोच रहा था, तब उसको घर में निकाल करके तो अक्सर लड़ाई किया करती थी मेरे साथ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं कहता था मैं करता हूँ, मैं बहुत करता हूँ। तो वो कहती साबित करो। अब प्यार साबित कैसे किया जाता है? प्यार करके ही है। आज कोर्ट में जब उन्होंने कहा मैं साबित करूं अपना प्यार अपने मुल्क के लिए, तो मैं कैसे करूं ये? हाँ, मैं कैसे करूं? बेटा, ये केस अब तुम लड़ो मेरे लिए। तुम साबित करो मेरा प्यार मेरे मुल्क के लिए, वरना मैं बहस हार जाऊंगा। उनके बड़े भाई अली मोहम्मद को भी प्रॉसिक्यूशन में अक्यूज बनाया है। देख बेटा, तुमने उस घर में शादी की, हमने मान लिया, पर अब तो क्या बेटा, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि दंगों में उनका हाथ था। कोर्ट ने नहीं बोला है माँ, वकील ने बोला है। टीवी देख बेटा, दुनिया क्या कह रही है। तू मेरी एक बात सुन, तू हमारे पास आ जा, जब केस खत्म हो जाए ना, चली जा, हमें क्या परेशानी है बेटा, आतंकवाद का मामला है, अभी तो औरत है। और जो बात आप नहीं बोल पा रहे वो ये कि मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, बहू हूँ इस घर की मैं, और अब्बू ने इस केस की जिम्मेदारी मुझे दी है, बिना ये सोचे कि मैं औरत हूँ या मर्द या हिंदू हूँ या मुसलमान। बेटा आरती, तू समझ, हियरिंग का समय हो रहा है, जा रही हूँ। बताइए सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने एक्यूज्ड बिलाल मोहम्मद का घर सर्च किया। सर, इनके घर के कंप्यूटर पर आतंकवाद की ट्रेनिंग से जुड़ा बहुत सारा मटेरियल रिकॉर्ड हुआ सर, और इनके घर के एक बेडरूम में पूरी इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप सेटअप हुई थी, जहाँ से एक छोटा मोबाइल नेटवर्क भी ऑपरेट किया गया है। छोटा मोबाइल नेटवर्क मतलब? इसको आप प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क कह सकते हैं, जो किसी भी इंडियन मोबाइल नेटवर्क को टच नहीं करता है, और हम उसको टेप नहीं कर सकते। योर ऑनर, ये वो इंजन है जिससे वो प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेट किया जाता था, जो उस अड्डे की छत पर लगा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो एक घर है। अब तो मान जाइए वकील साहब,
संतोष जी, आपके पास फैक्ट्स है, प्रेजेंट कीजिए ना। उन्हें नहीं अच्छा लगा तो मत बोलिए ना। I'm sorry. योर विटनेस मोहम्मद आरती, सॉरी, आरती मोहम्मद। यादव जी, if I may ask, आपकी qualifications क्या है? सर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा मैंने बहुत मतलब सारे अगर आप जैसा एक्सपर्ट इंसान उस दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौजूद नहीं होता तो ये सब डिस्कवर नहीं हो पाता, राइट? जी, अगर कोई कंप्यूटर की जानकारी ना हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो बिलाल का फोन कोड को एग्जिबिट किया है, मैं वो एक बार फिर दिखाना चाहूंगी। ये एक स्मार्टफोन तक नहीं है। इनफैक्ट बिलाल मोहम्मद केवल हाई स्कूल पास आउट है, जिनका ये जान पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि शाहिद अपने कंप्यूटर से क्या कुछ कर रहा है। That's all. चलिए, एक बात तो सिद्ध हो गई है ऑनर कि इनके समाज में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। ये जिना उस अड्डे की समझ आता हूँ, घर की छत पर लगा हुआ था जहाँ पर कपड़े सुखाए जाते थे। ये परिवार के किसी सदस्य को नजर नहीं आया, या परिवार के हर सदस्य को ये लगा कि ये कबूतरबाजी की कोई नई मशीन है। Your Honor, क्या बिलाल मोहम्मद ने आपको ये कहा कि बिना डॉक्यूमेंट्स के सिम कार्ड किसी को दे दिए जाए? जी नहीं हो शाहिद ने कहा। जी नहीं। तो मतलब हो सकता है कि वो सिम कार्ड बिलाल ने लिए, या हो सकता है वो सिम कार्ड शाहिद ने लिए, या हो सकता है आपने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस गवाह को भयाक्रांत आतंकित करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल नहीं माना। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो शायद पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब से छूट गई थी, तो मैं कोर्ट में पेश कर रही हूँ। हेंस ये कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया जा सकता कि वो 14 सिम कार्ड बिलाल मोहम्मद की जानकारी या इंस्ट्रक्शन के तहत किसी को दे दिए गए। That's all. वो हम एक मीटिंग रख रहे हैं बिलाल भाई के आप। कैसी मीटिंग? शाहिद मियाँ की शहादत के लिए जो शहादत? वो शहादत है? भाईजान, सारी कौम को बदनाम किया जा रहा है। आप जाकर देखें सोशल मीडिया और फेसबुक वगैरह पर। मेरा मम्मी हम साथ मिलकर नहीं खड़े हुए तो जीना मुश्किल हो जाएगा इस मुल्क में। कौन से मुल्क में रहते हो तुम मियाँ? मेरा मुल्क तो मेरे पीछे खड़ा हुआ है। कानून अपना काम कर रहा है और मैं अपना। जी, देखिए आपके घर की दीवार में पाकिस्तानी लिखा है वहां। पाकिस्तानी लिखेंगे ना? अगर कुछ घर आज भी पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे बजाएंगे तो। हाँ, शाहिद ने जो कुछ किया वो शहादत, और मोहल्ले के कुछ गुंडों ने किया वो मुल्क। हाँ, मोहल्ले में भी गुंडे हैं, मानता हूँ, जैसे हमारे यहाँ भी शाहिद है। फर्क रहता है कि आप गुंडे ढूंढ रहे हैं और मैं शाहिद। इस आदमी को पहचानते हैं? हमेशा हम नहीं जानते थे। अरे आप वो शायद मिले हैं इससे। महफूज आलम को आपने स्टेशन में ड्रॉप किया था। योर ऑनर, इनकी दुकान के ठीक सामने हरिओम ज्वेलर्स है। मैं उसके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ। इलाहाबाद ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले ये आतंकवादी महफूज आलम इनकी दुकान पर आए थे। योर ऑनर, कितने पैसे में डील फाइनल की? शाहिद के साथ दुकान पे मिले थे, हम तो जानते भी नहीं थे वो दुकान नहीं आपकी, तीसरा अड्डा है जहां पर आतंकवादियों को सिम कार्ड दिए गए, डील फाइनल हुई
कितने पैसे में बेचा अपने बेटे को? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अभी तक कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। इस डील का कोई सबूत है आपके पास? चलिए इसे भी प्रूव किए ही देते हैं योर ऑनर। मैं आमिर निशान होटल के मैनेजर अब्दुल लतीफ को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं अदालत को बताइए। जनाब मेरा अमीर निशान होटल है दाल मंडी। बिलाल मोहम्मद को जानते हैं? ज़ाती तौर पर तो मैं नहीं जानता हूँ, पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान से कहाँ से? पाकिस्तान से एक गेस्ट आया थी हाँ, जो मिस्टर बिलाल को $1500 कैश छोड़ के गए थे। वो $1500 आपने बिलाल मोहम्मद को दे दिया? जी जनाब। कब? 14 अक्टूबर को कितने बजे? करीब 12 बजे। 14 अक्टूबर को 12 बजे यानी ब्लास्ट से ठीक 4 घंटे बाद पाकिस्तान से आने वाला पैसा बिलाल मोहम्मद को मिल जाता है योर ऑनर। और ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले ये आतंकवादी महफूज आलम शाहिद और बिलाल मोहम्मद से इनके तीसरे अड्डे पर डील फाइनल करता और मात्र 1 लाख रुपए के लिए 16 मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। That's all your honor. छोटू को पाकिस्तान से कोई पैसा मंगवाता है क्या आज की डेट में? मुसलमान है आप, मैं मंगवा लूँ इंटेलिजेंस पीछे पड़ जाएगी मेरे। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं लोग और हम अपनी बैंक से पैसे मंगवाए। ये बात ना आप प्रूव कर पाएंगे ना मैं कि पैसा पूरी फूफी ने भेजा है। इस हवाले से आया है, समझ रहे हैं आप? क्या करेंगे भाई, एहसान कहता है कि अपने रिश्ते करना जरूरी है। तो बस आए लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। कब तक मांगे भाईजान से? तुझसे तो मांग सकते हैं, देख बेटा ये हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तेरे अंदर हाथ जोड़ भाईजान को इससे निकाल ले। भाईजान को इसका निकाल। ट्वेल्व 30 मैडम। क्या लगता है कि जीतेंगे? आपको क्या लगता है? सच समझा दूंगी को जस्टिस उनका काम।
अब हो गया आप लोगों का प्रोग्रेस। चलिए आप सब कोई नहीं रहा। कहाँ नहीं रहता? इंडिया में क्यों? क्यों रहेंगे?